हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। वन शॉट वीडियो है यानी कि एक ही वीडियो में आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे और प्री बोर्ड एग्जाम आपका 2024-25 के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप बोर्ड एग्जाम में भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी आपका सिलेबस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, सभी बोर्ड में ये काम आएगी, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये यहाँ आएगी वहाँ आएगी। तो सभी स्टेट बोर्ड वगैरह सब जगह सिलेबस तो एनसीईआरटी का चलता है ना, तो सभी जगह वीडियो काम आएगी। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 से लेके 7 तक के चैप्टर जो है हमने इस वाली वीडियो में करा रखे थे। यानी जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था तब मैंने आपको 7 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए थे। तो आपको 2 वीडियो देखनी है, यानी कि ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें आपको ये सातों चैप्टर मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको कमेंट में भी पिन करके मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया। ठीक है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी अवेलेबल है। सातों चैप्टर को अच्छे तरीके से देखो, उसके बाद इस वीडियो में 8वें चैप्टर से कंटिन्यू है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी करा रखी है, यानी सारे चैप्टर आपको विस्तार से डिटेल में करा रखे हैं, समझा रखे हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो ये सारे चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको ना, आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो बस लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को अच्छे तरीके से देखो, समझो, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू देखने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा मिल सके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैप्टर 8 है हमारा किसान जमींदार वाला जो चैप्टर था। ठीक है, इसको समझते हैं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। का कि ग्रामीण भारत की खेती में किस पर आधारित होती थी। जो ग्रामीण भारत की खेती होती थी वो किस पे आधारित होती थी। तो देखिए ये जो मैदानी इलाके होते थे इस पे आधारित होती थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन से हैं। तो मुगल दरबार के जो ग्रंथ हैं और जो उसमें दस्तावेज मिले हैं ये इसके मेन सोर्स हो जाते हैं, जो कि कृषि इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी जो है इसको क्यों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें क्या है जिसके कारण इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि इसमें अकबर के दरबार से संबंधित जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यानी अकबर के दरबार से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आईने अकबरी को किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाला कौन था, अबुल फजल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था। आईने अकबरी को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अकबर का जो साम्राज्य था उसका पूरा खाका पेश करना, कि किस प्रकार का साम्राज्य था, कैसी व्यवस्था थी, वो सारी जानकारी देने के लिए लिखा गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके जो दस्तावेज थे इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें जो पूर्वी भारत है यहाँ पे जो कृषि संबंध थे इसकी बिल्कुल डिटेल में जानकारी मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से। अगला क्वेश्चन है कि पाही कास्त वे किसान थे जो क्या करते थे। तो देखिए पाही कास्त ऐसे किसान होते थे जो दूसरे गाँव में जाते थे और वहाँ पे ठेके पे खेती करते थे। ठीक है, और खुद कास्त कौन से किसान होते थे, खुद कास्त वो किसान होते थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे। ठीक है, जो अपने गाँव में रहते थे और उनके पास अपनी ज़मीनें होती थी उस पर वो खेती करते थे, तो ये खुद कास्त हो जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई कार्य के लिए राज्य ने, ठीक है, राज्य ने क्या किया, तो इन्होंने जो पुरानी नहरें थी उसकी तो मरम्मत कराई, उसको रिपेयर करवाया और नई नहरें खुदवाई, यानी कि सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में मक्का जो है वो कहाँ से आया था, तो ये अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से होते थे। तो देखिए सबसे मेन है पंचायत। ठीक है, पंचायत होता था, फिर गांव का जो मुखिया होता है ये होता था, और गांव के जो किसान हैं ये होते थे। यानी कि पहला घटक किसान हो गया, दूसरी पंचायत हो गई, तीसरा मुखिया हो गया, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक होएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत का सरदार या पंचायत का जो मेन लीडर होता था वो क्या कहलाता था, तो इसको मुखिया कहा जाता था। ठीक है, इसको मुकद्दम कहा जाता था, मंडल कहा जाता था। अगला है कि बाबर के अनुसार जंगल जो थे वो क्या थे। बाबर जो था वो कहता था कि जंगल जो है एक रक्षा कवच है, इसमें विद्रोही आसानी से छिप सकते हैं, यानी कि ये विद्रोहियों को शरण देता है। अकबरनामा जो है वो कितनी जिल्द में रचा गया था, आपको बताया था ना मैंने चैप्टर में कि 3 जिल्द थी इसकी। ठीक है, तो 3 यानी अपना ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी जो है वो किस वर्ष पूरा किया गया था, तो ये 1598 में इसको पूरा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 8वें चैप्टर के क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कि औपनिवेशिक शासन जो था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन जो आया था सबसे पहले बंगाल में आया था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। अगला है कि स्तंभदारी बंदोबस्त जो है, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था, ये कब लागू किया गया था। तो ये 1793 में लागू किया गया था, यानी कि इसका भी अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्दवान में 1797 में जो नीलामी हुई थी वो किसकी संपत्तियों की नीलामी की गई थी। तो उस समय जो बर्दवान के राजा थे, यानी कि जो बी ऑप्शन है बर्दवान के राजा, इनकी जो संपत्ति थी उसकी नीलामी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीलामी में 95% से ज़्यादा जो बिक्री थी वो कैसे बिक्री थी, किस प्रकार की थी। तो ज़्यादातर जो बिक्री थी वो फर्जी थी। ठीक है, यानी कि फेक थी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जितनी जमींदारियां 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई, ठीक है, वो कितनी थी। तो उस समय आप ये मान लीजिए कि लगभग लगभग 75% से भी ज़्यादा जो जमींदारियां थी वो बेची गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोतदारों का उदय जो है, ठीक है, ये कब हुआ था। तो जोतदारों का जो उदय था ये 18वीं शताब्दी में। जोतदारों द्वारा किसानों को क्या प्रोत्साहित किया जाता था। देखिए ये जानबूझ के मतलब चाहते थे कि जमींदार परेशान हो, तो ये किसानों को क्या कहते थे कि राजस्व के भुगतान में देरी करो। राजस्व के भुगतान में अगर किसान देरी करेगा तो कहीं ना कहीं जमींदार को नुकसान होगा और जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो जब जमींदार की जमींदारी नीलाम होती थी तो उसको ये खरीद भी लेते थे और ये खुश भी होते थे जमींदार को दुखी देख के। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तरी बंगाल में जोतदारों की शक्ति कैसी थी। तो भाई ये बहुत ताकतवर थे। ठीक है, सी ऑप्शन यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं जो रिपोर्ट थी वो किस समिति के द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो प्रवर समिति है यानी कि बी ऑप्शन, इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, कंपनी पर ब्रिटेन में नज़र कब से रखी जा रही थी। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन वाले जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे गहरी नज़र रखते थे। तो ये कब से रखते थे, तो ये आपका 1760 के दशक से। नेक्स्ट है कि 5वीं रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद में लाई गई थी। तो ये 1813 में लाई गई थी। ठीक है, और बुकानन जो था वो राजमहल की पहाड़ियों को कैसे बताता था। वो कहता था कि ये पहाड़ियाँ जो है वो अभेद है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। झूम खेती में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें क्या थी। तो जो झूम खेती करते थे लोग, ये मेनली दाल उगाते थे। ठीक है, बाजरा उगाते थे और ज्वार उगाते थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहाड़ी लोग अकाल या अभाव के समय किस पर हमला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या करते थे, जो मैदानी इलाके होते थे यहाँ पे जाते थे और इन लोगों को हमला करके इनको लूट लिया करते थे। बम्बई दक्कन में 1875 का जो विद्रोह होता है इसका मेन कारण क्या था। तो देखिए क्या था कि जो साहूकार लोग होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, ये क्या करते थे, किसानों का बहुत शोषण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके खिलाफ हुआ था। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूपा में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1875 में हुई थी। ठीक है, 12 मई 1875। अगला क्वेश्चन है कि किस विशेष नीति के तहत बम्बई दक्कन में जो राजस्व की राशि होती थी वो किसान यानी सीधा रैयत के साथ तय की गई थी। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, जिसमें एक तरफ अंग्रेज होते थे और दूसरी तरफ किसान होते थे, इनके बीच में ये राजस्व का लेन देन होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्कन दंगा रिपोर्ट में किसका विश्लेषण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और जो भी मुझे इसका आंसर बताएगा वो मुझे कमेंट में अपना नाम भी जरूर लिखेगा। ठीक है, नाम लिख के अपने ऑप्शन को, सही ऑप्शन जो आपको लगता है वो लिखो। क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है इनके उत्तराधिकारी नाना साहिब का संबंध किससे है, कहाँ से ये रिलेटेड है। ये तो ये कानपुर से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के नवाब को यह कह के अंग्रेजों ने गद्दी से निकाला था कि वो अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो अवध के नवाब थे, आप सभी ने देखा है कि उनको निकाल दिया गया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इन्होंने लिखा था, सी ऑप्शन। अवध में सहायक संधि जो थी वो कब थोपी गई थी। तो 1801 में थोपी गई थी ये संधि। नेक्स्ट है कि किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो अवध को कहा जाता है। ठीक है,
क्योंकि कई सारे अवध के ज़्यादातर जो लोग थे वो सेना वगैरह में होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस तकनीक का पहली बार उपयोग किया था? तो इन्होंने सत्याग्रह तकनीक का पहली बार उपयोग किया था। चंपारण आंदोलन जो था 1917 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि किसानों को उनकी पसंद की जो फसल है उसको उगाने की आज़ादी मिले। ठीक है, क्योंकि उनसे जबरन नील की खेती कराई जाती थी ना, इसीलिए तो विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा था कि भारत की मुक्ति जो है वो किसके माध्यम से हो सकती है? ऑप्शन देखिए, वकील, डॉक्टर, जमींदार, किसान। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो मुक्ति है भारत की वो किसान के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन साइमन। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आत्मकथाएं जो होती है वो किस आधार पे लिखी जाती है? तो आत्मकथाएं जो होती है वो स्मृति और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि अपनी यादों के आधार पे, स्मृति के आधार पे। गांधी जी ने अपने पत्रों और विचारों को प्रकाशित करने के लिए किस समाचार पत्र का उपयोग किया था? तो गांधी जी हरिजन में लिखा करते थे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता के साथ किसकी घोषणा की थी? आपको पता होगा स्वतंत्रता के साथ विभाजन की भी घोषणा हुई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के पत्रों का संकलन जो है नेहरू के द्वारा किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो इसको कहा जाता है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था। फिर अगला है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, यानी कि हिंदुओं का इसमें कत्लेआम कर दिया गया था। तो ये कब की घटना है? ये है 16 अगस्त 1946 की घटना है, यानी कि ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय समाजवादी नेता कौन थे? तो ए सही है आपका, जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे ये समाजवादी थे और ये इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो इनका नाम था पूरा स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स कहा जाता है इनको। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था, गोलमेज सम्मेलन, ये क्यों विफल हो गया था? क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल थे इनके बीच में मतभेद हो गया था। ठीक है, जिस कारण से ये विफल रहा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का अंत क्यों हुआ था? आपको पता है चौरी चौरा नामक घटना हो गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने करा था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट चैप्टर है हमारा 12वां चैप्टर, इसमें से थोड़े से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? तो पढ़ते हैं इसको। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, बिल्कुल ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1925 को अस्तित्व में आया, लागू हो गया था, बिल्कुल ठीक है ये भी। इसे बनाने में 5 साल लगे, ये गलत है। ठीक है, लगभग इसको बनाने में 3 साल लगे थे, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो अप्रोक्स में ये ठीक है, ए बी डी ये तीनों ही ठीक है, लेकिन सी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे देश में क्या रूल्स होंगे, कुछ उससे रिलेटेड एक मतलब ब्लूप्रिंट यहाँ पे मिल गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के कौन से सदस्य थे जिनको संविधान सभा की चर्चा पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया नजर आता था? तो ये थे सोमनाथ लाहिड़ी, ये कम्युनिस्ट थे और ये कहते थे कि ये जो संविधान सभा है अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है और अंग्रेजों के उद्देश्य को पूरा कर रही है। ठीक है, ऐसा कहते थे। संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे, उसमें कुल कितने बैठकें हुई थी? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, और जो भी मुझे कमेंट में आंसर बताएगा अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है, मैं सभी की कमेंट को देखूंगा। तो यहाँ पे अपना ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।